चलो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें जो पढ़ना है वो सेल्स पढ़ना है, बैटरी। अब बैटरी दो टाइप का होता है, एक चश्मा वाला नहीं है। अब देखो बैटरी दो टाइप का होता है, एसी डीसी नहीं रहेगा था। एक जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करे और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करें। इसी टाइप दो ही टाइप का हमारे पास सेल होगा और उसी बारे में हमारे पास ये पूरा चैप्टर है। अब इस चैप्टर में पढ़ना वो तीन टाइप्स हमारे पास तीन पार्ट्स में है। इसमें पढ़ना है हमारे पास एक जो ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करे, उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। और दूसरा जो हमारे पास केमिकल एनर्जी को नहीं उल्टा बोल दिया क्या? हाँ उल्टा बोल दिया है। हमारे पास दो टाइप की बैटरी होती है, एक हमारे पास केमिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दे, जो तुम्हारे बैटरी में तुम्हारे मोबाइल की बैटरी जो लगा हुआ है वही है। केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। दूसरा हमारे पास दूसरे टाइप का सेल क्या होता है कि वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा और उसको चेंज करेगा केमिकल एनर्जी में, वो हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इन दोनों का जो सेल है, अब सेल को कंडक्ट करने के लिए कंडक्टर चाहिए। यही तीन पार्ट्स में पढ़ना है। तो टाइप हमारे पास कंडक्टर पढ़ना है या कंडक्टेंस पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है सेल। सेल भी होगा दो टाइप का, एक गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर इतनी बात है? इतना ही तीन ही टॉपिक्स पढ़ना है और तीन ही टॉपिक में डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमें डिस्कस करना है वो तीन बातें डिस्कस करना है। वो तीन बातें क्या क्या हैं वो फिर से देखना। हमारे पास पहला जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कंडक्टर की। कंडक्टर की बात करेंगे। दूसरा जो हम बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। और दूसरा हमारे पास होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल क्या करेगा? हमारे पास केमिकल एनर्जी को चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये दूसरा क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये चेंज करेगा केमिकल एनर्जी में। अब आपको बताना है कि ये आपने ये कम से कम देखा गैल्वेनिक सेल देखा है, तो आपको ये बताना है इसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू बताना है। अरे बैटरी नहीं देखी है? ये बैटरी दिख रहा? ऐसा नहीं देखे हो? ये क्या कर रहा है? इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी जो स्टोर होगा उसी को तो इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रहा है। घर में जो इन्वर्टर का जो बैटरी लगा हुआ है वो भी क्या है? वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। तो ये बताना है कि इस केस में डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा अमन? ग्रेटर देन 0। क्यों होगा? नेगेटिव क्यों होगा? स्पॉन्टेनियस है। देखो घर की बैटरी या जो हमारे पास ये बैटरी है, इसमें हमें कुछ एडिशनल कुछ काम करना पड़ रहा है या अपने आप ये केमिकल एनर्जी जो स्टोर है उसको इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रहा है? अपने आप हो रहा। अगर अपने आप घर जो मोबाइल की बैटरी है, जब तुम ऐसा वो चार्ज होता है तो उसके बाद अब तुम्हारा मोबाइल फ़ोन अपने आप चलता है। ऐसा तो है नहीं कि बैटरी को हम धक्का देते रहते हैं,
ऐसा तो है नहीं। तो हमारे पास क्या है कि ये स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा इस केस में? नेगेटिव। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस केस में क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। जैसे इसी चीज़ को समझो, चार्जिंग, चार्जिंग जो कर रहे हो उसी को तो कर रहे हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो तुम्हारे पास चार्जिंग केबल है या अडॉप्टर है, वो क्या कर रहा है? चेंज कर दे रहा है, तो बैटरी में स्टोर कर रहा है। वो किस फॉर्म में कर रहा है? केमिकल एनर्जी। तो ये तो तुम्हें बाहर से सप्लाई करना पड़ा ना, और इसमें तो कोई सप्लाई नहीं करना पड़ा, वो स्टोर है, वो यूज कर रहे हो। तो ये इस केस में हमारे पास डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर इतनी बात है? ये स्पॉन्टेनियस, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये ऐसा भी लिख सकते हो, स्पॉन्टेनियस होगा, और ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस। जब इसके बारे में देखेंगे तो फिर बाद में चर्चा करेंगे इसके। चलो बढ़े आगे, लिख लो। तो सबसे पहला हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, फिर दूसरा जो पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल, और तीसरा जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस तरह हमारे पास पढ़ने का ऑर्डर रहेगा। तो सबसे पहला हम बात करेंगे कंडक्टर। बढ़े? चलो, कंडक्टर हमारे पास जो होगा वो दो टाइप का होगा। तीन टाइप वाला मत करना, जैसे वो जो पढ़ते हो जो एक तो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, और एक नॉन इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर जो बोल देते हो, उस टाइप का नहीं। जो कंडक्ट करे वो हमारे पास दो टाइप का होगा। एक कैसा होगा? एक हमारे पास मेटालिक होगा, और दूसरा जो होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक होगा। मेटालिक कहने का मतलब जो ये कॉपर वायर देखते हो या एल्युमिनियम का वायर देखते हो, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो हो गया मेटालिक कंडक्टर। और दूसरा आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, 6th क्लास में था, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर सबसे पहली बार पढ़ना था। उसमें पेल्सिन वाला जो ग्रेफाइट होता है उसमें चेक किए थे, वो कंडक्टर है। दूसरा आपने नींबू वाला भी यूज़ किया होगा, नहीं यूज़ किया तो वो बच्चा फिर बना, तुमको 6th क्लास में भेजें क्या? नहीं करवाया था? अच्छा छोड़ो छोड़ो। पानी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी या नहीं करता है? एक क्वेश्चन था, शायद एनसीईआरटी में ही था, कि जब क्या बोलते हैं फायर ब्रिगेड जो आता है, उस समय जब जो जहाँ पे आग लगता है वहाँ पे पहले ऐसा स्विच, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि पानी जो स्प्रे करेगा आग बुझाने के लिए, वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, मगर वो पानी प्योर पानी नहीं होता है, वो टैप वाटर होता है, या जो भी पार्ट है वो हमारे पास कंटामिनेटेड होगा। तो उसमें ऐसे पार्टिकल होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो उसी चीज़ से समझना था। जो आप दूसरा समझे होगे, एक पानी में अगर डिस्टिल वाटर, या डिस्टिल वाटर समझते हो? डिस्टिल वाटर, इन्वर्टर वाला पानी, बहुत अच्छे है, बहुत आगे बढ़ोगे, सही समझ रहे हो। इन्वर्टर में जो पानी डालते हो उसमें डिस्टिल वाटर लिखता है, वो पीने वाला नहीं होता। जिस केस में सिर्फ हमारे पास वाटर होगा, कोई मिनरल्स नहीं, तो उसी को क्या बोलते हैं? डिस्टिल वाटर। या सीधा समझो, पानी हमने लिया, भाप बनाया, भाप को हम लोग कलेक्ट कर लिए, तो उसमें सिर्फ क्या है? पानी है, H2O ही। तो जो सिर्फ H2O हो उसी को बोलते हैं डिस्टिल वाटर। क्लियर? अगर डिस्टिल वाटर है तो डिस्टिल वाटर में हमारे पास जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहेंगे, जैसे अगर हमने माना कि हमारे पास ये हमने एक कंटेनर ले लिया, अब मान के चलो कि एक वायर का एक साइड हमने इधर डाला, एक इधर डाला। अब यहाँ पे इधर हमारे पास क्या लगा हुआ है? बल्ब लगा हुआ है, और हमारे पास यहाँ पे बैटरी लगा दी है। अब पहले हमने भरा क्या? पानी भरा, पता चला बल्ब नहीं जला, मगर इस पानी में हमने क्या डाल दिया? नमक डाल दिया, NaCl। जब नमक डाला तो ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ये किया था, ये पता है? हो सकता है? हाँ, वहीं पे ध्यान दो, कुछ नहीं। हाँ, तुम्हारे पे ही करते हैं। आओ बालक, थोड़ा चम्मच लानते हैं ऑफिस से, हद है आरामी। चलो
हमारे पास जो नमक है, या समझना इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जब हम लोग ऐड करते हैं किसी भी चीज़ में, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, किसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे? ऐसे केमिकल आयन जो आयंस में ब्रेक करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर पानी में फ्री आयंस होंगे तो मूव करेंगे, और आयन के मूवमेंट के कारण क्या होगा, चार्ज एक जगह से दूसरा जगह जाएगा। अब हमारे पास मेटल में, हमारे पास जब बात करते हैं तो मेटालिक कंडक्टर में उसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, मतलब चार्ज मूव करेगा एक दूसरे से जगह, एक जगह से दूसरी जगह, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है। अगर चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू कर देगा। अगर हमारे पास केटायन या एनायन है, केटायन या एनायन है, उसमें भी तो चार्ज है। आपने पढ़ा होगा केटायन कैथोड पे जाता है, एनायन एनोड पे जाता है। तो अगर ये चार्ज मूव कर रहा है, आयन चार्ज है, अगर ये मूव करेगा तो चार्ज मूव कर रहा है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आया? तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके से कंडक्ट किया जा सकता है, एक मेटालिक कंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्लियर? हमारे पास जो कंडक्टर होगा वो दो टाइप का होगा। कंडक्टर जो होगा वो दो टाइप का, एक हमारे पास जो है वो है मेटालिक, मेटालिक कंडक्टर, और दूसरा जो है हमारे पास वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कहने का मतलब कुछ नहीं है, हमने सिर्फ उसमें क्या ऐड किया है, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहां से देखेंगे एक एक करके दोनों के बारे में। तो मेटालिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन है या करंट कैरियर कौन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयंस नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो हमारे पास वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर वो फ्री हैं इजीली मूव कर सकते हैं। मेटल्स का ही क्यों करता है वो समझना। जैसे अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल के पास भी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मगर वो मूव नहीं करता। सिंपली इसमें दो, एक तो छोटा सा एग्जाम, इसका लॉजिक समझते हो, मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल कैन, अगर लूज करेगा तो लूजली होल्ड रहेगा, तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, मगर हमारे पास नॉन मेटल में नहीं होगा। दूसरा समझना, एक और चीज़ होता है, देखना यहाँ से, हमारे पास एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बॉन्ड से कंडक्टेंस बैंड पे, वैलेंस बॉन्ड करने का मतलब वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस सेल समझ लो, वैलेंस सेल समझ लो, और कंडक्शन सेल समझ लो, एनर्जी लेवल समझना। वैलेंस सेल और कंडक्शन सेल के बीच अगर हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होगा, वैलेंस सेल के पास सबके पास इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चल जाए, कंडक्टेंस सेल में चला जाए, तो हमारे पास क्या होगा, वो कंडक्ट करेगा। तो जब हम मेटल्स में देखते हैं ना, तो ये जो दोनों बैंड है इनके बीच कोई गैप ही नहीं होता, ये दोनों एक दूसरे का ओवरलैप कर लेते हैं। तो अगर मान के चलो कि अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हम यहाँ खड़ा हैं और हमको दो टाइल्स के ऊपर आगे जाना है, तो अगर मेरे में एनर्जी होगा तो दो टाइल्स को क्रॉस कर पाएंगे। अगर दूसरा केस ये चीज़ कर रहे हैं कि दो टाइल्स है ही नहीं, ये सारा ओवरलैप है, तो इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मेटालिक कंडक्टर होता है या जो मेटल्स होता है, उसमें वैलेंस सेल और कंडक्शन बैंड के बीच कोई गैप ही नहीं होता, वो दोनों एक ही रीज़न है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो इजीली मूव कर सकता है। मगर जब बात करते हैं हमारे पास इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर का, तो उसमें ये जो गैप होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करके यहाँ पे जा ही नहीं पाएगा। और सेमी कंडक्टर में क्या होता है, ये गैप सफिशिएंट होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके चले जाएँ, तो कुछ जाएंगे तो थोड़ा मोड़ा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्या बात समझ में आया? चलो अब हमारे पास यहां से समझना, मेटालिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन था, चार्ज कैरियर हमारे पास है फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसमें चार्ज कैरियर कौन है, हमारे पास चार्ज कैरियर जो होगा वो हमारे पास होगा फ्री आयंस। दूसरा समझना, हमारे पास अगर ये टाइल्स है,
ये टाइल्स है, अगर स्टेशनरी है तो हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव करते जाएं। अगर मान के चलो कि भूल भुलैया भूत हॉरर मूवी चल रहा है, टाइल्स उखड़ के ऊपर आ गया, अब ये टाइल्स मूव कर रहा है, तो अगर मुझे एक टाइल से दूसरे टाइल्स पे जाना है, थोड़ा सोच समझ के जाना पड़ेगा और मेरा स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना कि ये जो हमारे पास, अगर हमारे पास ये एटम्स, मेटालिक कंडक्टर में ये हमारे पास एटम जो हमारे पास कंसीडर कर रहे हैं, ये मान के चलो कि ये हमारे पास क्या है, एटम्स हैं। मान के चलना ये सारे आइडेंटिकल हैं, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, सबके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। यहाँ पे क्या होता है वो समझना, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके स्पेस पे जाएगा, ये इसके स्पेस पे जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही लाइन पे क्रॉस करे, इधर भी आ सकता है, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते चला जाएगा। तो इसमें हमारे पास मूव करते जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब यहाँ से समझना कि ये जो अगर हमारे पास न्यूक्लियस कंसीडर कर ले, न्यूक्लियस कर लें, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अगर उस इलेक्ट्रॉन्स को हटा देंगे तो उसको बोलते हैं कर्नल्स। जैसे अगर हम मान के चलो कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था उस इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा था, उसके बाद जो एटम का जो बचा पार्ट उसको बोलेंगे कर्नल। क्लियर? तो कर्नल्स के वाइब्रेशन, अगर ये कर्नल वही समझ ले टाइल्स, ये हमारे पास हर एक इंडिविजुअल एटम्स क्या है, एक टाइल्स है। अगर ये टाइल्स मूव करने लगेगा तो हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। तो अगर एक चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, तो अगर नहीं जा पाएगा तो करंट को अपोज होगा, और इस करंट को अपोज को क्या ही बोलते हैं, और बोल जोर से, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्यों अराइज होगा, एटम के वाइब्रेशन के कारण, या फिर दूसरा बोल सकते हैं कर्नल के वाइब्रेशन के कारण। क्या बात समझ में आया? अरे हाँ या ना, फिर से बोलो। नहीं, करंट को जो अपोज करे उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो अगर मैं अपने आप को खुद को इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर रहा हूँ और ये टाइल्स हमारे पास एक एटम्स है, यही एटम्स है, तो अगर ये टाइल्स अगर वाइब्रेट करेगा तो हम ये एक जगह से दूसरी जगह जाने का स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो अगर कम हो रहा है तो यही तो अपोज कर रहा है ना, और अपोज क्या कर रहा है, टाइल्स का वाइब्रेशन। तो टाइल्स का वाइब्रेशन हमारे पास क्या, मेरे स्पीड को रोक रहा है, और स्पीड को रोक रहा है, यही तो रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस का रीजन टाइल्स का वाइब्रेशन। अब टाइल्स क्या था, आइटम था, तो आइटम जितना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। क्या बात समझ में आया? अब क्लियर है? सबके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। जैसे अगर तू अभी ऐसे बैठा हुआ है, नहीं ऐसे जो जैसे भी बैठा हुआ, कुछ देर के बाद, जैसे अगर सॉलिड के पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, एक जगह पे रहेंगे। अब एक जगह पे रहेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि उसके पास जीरो एनर्जी होता, एनर्जी कुछ ना कुछ होगा, और कुछ ना कुछ होगा। जैसे अभी तुम ऐसे पेन को कर रहा है, फिर कुछ देर बाद ऐसे रखेगा, या पैर ऐसे ऐसे हिला रहा है, तो अपने जगह पे ही रहेगा ना स्टेशनरी। तो वो क्या कर रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, सर इधर इधर कर रहा है, कुछ बोल रहा है। तो यही सेम चीज़ क्या होता है कि आइटम्स के पास जब एनर्जी होती है तो वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेशन इसीलिए करता है, मूव तो थोड़ी कर सकता है। मेटल, अगर हमारे पास ये वायर कंसिडर कर रहे हैं, तो वायर अगर मूव करने, एटम्स इसके मूव करने शुरू कर देगा तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। और हमारे पास मेटल कभी शेप चेंज करेगा अगर सॉलिड स्टेट में है तो नहीं, तो अपने ही जगह पे सिर्फ क्या कर सकता है, वाइब्रेट। इसीलिए वाइब्रेशन होता है। अब क्लियर? हाँ बोलो बालक। कर्नल्स, कर्नल्स जैसे अगर हमारे पास एटम्स में, अगर हमारे एटम्स में हम जो कंडक्टेंस के बेसिस पे बोलेंगे, हमारे पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं उसको छोड़ दे, बाकी जो पूरा एटम्स है जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होगा और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो मूव नहीं करे, वो पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, कर्नल्स कहलाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा ये डायग्राम हटा दे, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा रहने दो रहने दो रहने दो। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में समझना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में समझना,
ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक मान लेते हैं पॉजिटिव और एक मान लेते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्यूशन में हमने क्या किया हुआ है, डिप किया हुआ है। अब डिप किया हुआ है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव अप्रोच करेगा पॉजिटिव को, पॉजिटिव अप्रोच करेगा नेगेटिव को। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे एक्वायर होगा वो समझना। अगर हमारे पास ये फ्रीली मूव कर रहा है तो कोई रेजिस्टेंस, अगर फ्रीली मूव नहीं करेगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस अराइज होगा। अब पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव, नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव। एक तो उसका इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट करेगा, अगर इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट करेगा तो अपने डिजायर पोजीशन पे चला जाएगा, वहीं जाना था उसको। मगर जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को भी तो अट्रैक्ट करेगा। अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, आयंस आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जा पाएगा। अगर नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, उसको अपोज होगा, और अपोज होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो रीजन होता है वो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि एक आयन दूसरे आयन को कितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उस बात पे डिपेंड कर जाएगा उसका रेजिस्टेंस। और इसमें वाइब्रेशन, क्लियर, रेजिस्टेंस arises due to vibration of atom, या फिर क्या बोलेंगे, कर्नल। और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस arises due to inter ionic force of attraction, inter ionic force of attraction। चलो अभिषेक बताओ, अगर हमारे पास वायर है, क्योंकि इससे पढ़ चुके हैं वही पूछ रहे हैं, जो नहीं पढ़े वो नहीं पूछ रहे हैं। अगर हमारे पास वायर है, वायर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और किसी को कुछ कहना है, घटेगा। क्यों घटेगा बालक, चार्ज का फ्लो तेज हो जाएगा। अब समझना, हमारे पास रेजिस्टेंस मेटल में क्यों अराइज हो रहा था, वाइब्रेशन के कारण। अगर एनर्जी अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एनर्जी बढ़ेगा, ये पता है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अब मेटल के पास सिर्फ कौन सा एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी। बात समझ में आ रहा है। अगर वाइब्रेशन एनर्जी है तो वाइब्रेशन और क्या होगा, अगर और बढ़ेगा, जो टाइल्स हमारे पास पहले थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा था और टाइल्स अब बहुत ज़्यादा मूव करने लगेगा तो हमारे पास कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब दूसरा इस पे आते हैं, अगर इस पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। अब अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, किसी को कुछ आइडिया। इसका रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों कम होगा सूरज, आयन का स्पेसमेंट ज़्यादा हो जाएगा, मूवमेंट, मोबिलिटी उसको बोल सकते हैं सीधा, एक सीधे सिंपल वर्ड में। देखो हमारे पास क्या है, अब जब पानी होगा तो पानी के पास वाइब्रेशन और हमारे पास ट्रांसलेशन भी होगा, ये बात समझ में आ रहा है। और पानी के पास ट्रांसलेशन होता है इसलिए तो फ्लो करता है, बात समझ में आया। तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगा। और स्पीड बढ़ेगा तो कैटायंस और एनायन का भी स्पीड बढ़ेगा। मान के चलो कि जो हमारे पास आयन थे, चार्ज कैरियर जो आयन्स हैं, वो मान लो गाड़ी है। अब गाड़ी का अगर स्पीड बढ़ जाएगा तो हमारे पास ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा। मगर इसमें क्या हो रहा था, वाइब्रेशन बढ़ रहा था, और वाइब्रेशन के कारण मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट रहा था। क्या बात समझ में आया। तो इसमें टेम्परेचर राइज करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और इसमें टेम्परेचर राइज करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, as the temperature increases, resistance increases। और दूसरा, as the temperature increases,
mobility. So resistance, as the temperature increases, conductance resistance decreases. चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखना, अगर हमारे पास मान के चलो कि ये वायर है, मान के चलो कॉपर होगा या एल्युमिनियम, जो आयरन जो मानना है वो समझो। अगर हमारे पास ये आज हमने लगाया और आज से 10 साल बाद देखेंगे तो क्या कॉपर का वायर हमारे पास कॉपर का रहेगा या फिर आयरन या एल्युमिनियम में चेंज हो जाएगा? कॉपर ही होगा। मतलब हमारे पास मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो होगा तो कोई फिजिकल चेंज केमिकल चेंज नहीं होता। मगर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो अब क्या होगा वो समझना। अभी हमने क्या बोला, कैटायन कैथोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को अप्रोच करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अप्रोच करेगा। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव को अप्रोच करेगा तो न्यूट्रल होगा। जैसे इसका सीधा छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, नमक लिया था, पानी में डाला तो क्या बनेगा, Na+ और Cl-। Na+ बना, Cl- बना। अब Cl- क्या जाएगा, एनोड के पास जाएगा और एनोड के पास क्या होगा, Cl2 में चेंज हो जाएगा। अब Cl2 तो हमने ऐड नहीं किया था मगर Cl2 बना तो केमिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज पढ़े थे, अगर कोई नया सब्सटेंस अगर फॉर्म हो तो वही तो है केमिकल चेंज। तो मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के बाद कोई भी चेंज नहीं होगा और इसमें हमारे पास क्या होगा, केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। तो इट ब्रिंग्स केमिकल चेंज, देयर विल नो चेंज। क्लियर? there will no change, no chemical change। सीधा लिख दो, no chemical change, chemical change। और यहाँ पे it bring chemical change। और थोड़ा सा एक पॉइंट और समझना जो हम लोग आगे यूज़ करेंगे। एक लॉ है जिसको बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या फैराडे लॉ। 2 लॉ है, फर्स्ट और सेकेंड लॉ। तो उसमें हमारे पास जैसे फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ है, उसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो फैराडे लॉ जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए अप्लीकेबल होता है। मतलब इस टाइप के जो हमारे पास कंडक्टर होगा उसके लिए अप्लीकेबल होगा, इसके लिए कोई अप्लीकेबल नहीं होगा। तो बस एक छोटा सा पॉइंट, इट डोंट ओबे फैराडे लॉ। और ये क्या होगा, इट ओबे फैराडे लॉ। क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग बोले 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे लास्ट में लिखवाए थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग देखेंगे फैराडे लॉ क्या होता है। चलो प्यूस, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है। छोड़ो रेजिस्टेंस डेफिनेशन मत बताओ, रेजिस्टेंस होता क्या, छोड़ दो, तुम इतना ही बताओ। करंट को जो अपोज करे। और कंडक्टेंस, बात समझ में आता है। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, जो अपोज करे वो रेजिस्टेंस, जो भी अपोज करेगा करंट को फ्लो होने के लिए वो हमारे पास क्या हो गया, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का ही रेसिप्रोकल क्या हो गया, कंडक्टेंस। क्या बात इतनी समझ में आ गया। ओम्स लॉ क्या होता है नवनीत, B = IR। इतना ही काफी है। 10th में होता, अगर यही बोलता तो थप्पड़ लगा देते हैं। बोलो, तो कुछ तो प्रोपोर्शनल था, वही तो पूछ रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ। चलो हमें लिख लिए, ये लिख लिए बाबू, जल्दी करो।
तबीयत ठीक है? और तू क्या कर रही है? हाथ मोबाइल में था, झूठ ना बोल। ठीक, भावनाओं को समझो, कंसंट्रेशन रखे क्लास में। अगर नहीं रखिएगा तो क्लास बोरिंग लगेगा, समझ में नहीं आएगा। और जो ना समझ में आए वो पूछिए। जैसे क्लास से बाहर हमसे बात करने में झिझक नहीं होता, वैसे क्लास में पूछने में भी झिझक ना रखे। कुछ लोग तो कुछ नहीं झिझक रखते क्लास में भी, पूछने वाले पे तो झिझक जरूर रखेंगे, मगर बोलने में झिझक जरा सा भी नहीं। चलो हो गया ये, लिख लिया पवन? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? इंपॉर्टेंट टर्म्स सबसे पहला जो हमारे पास है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को किससे इंडिकेट करते हो? आर से। तो यहाँ पे सिंपली एक तो इक्वेशन पढ़ते हो, V इज इक्वल्स टू आई आर, और यहाँ से R बराबर लिख सकते हो V बाय आई। यूनिट क्या होता है हमारे पास R का? ओम, या फिर ऐसा इंडिकेशन करते हो? क्लियर? अब दूसरा हमारे पास क्या है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर हमारे पास कंडक्टेंस को जो, अच्छा कंडक्टेंस से किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये पता है? इसका यूनिट है बालक। मोह, मोबाइल कहाँ निकाला? इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? हम तो रहने ही दे रहे थे, तू ही ऊपर निकाल कर दिखा रहा है। देखो हमारे पास जो कंडक्टेंस होगा वो G से इंडिकेट करेंगे। अब ये G बराबर हमारे पास क्या होगा? 1 बाय R। इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जितना अपोज कर रहा होगा उस उल्टा मतलब जितना हमारे पास अलाउ कर रहा होगा, सीधा सिंपल। अब दूसरा, अब हमारे पास आते हैं रेजिस्टेंस के अलावा उसी जैसा एक टर्म्स है रेजिस्टिविटी, और कंडक्टेंस का होगा कंडक्टिविटी। वाह, रो क्या होता है बालक? रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी? रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी? रेजिस्टिविटी, बहुत अच्छे। याद है फॉर्मूला? बोलो। आर के आर या 1 बाय रो बराबर बोलो या 1 आर बराबर बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर बराबर रो बाय एल बाय ए। क्या ये फॉर्मूला याद है? अब हाँ, जितना ताकत दिखा रहे हो ना अभी दिखाना। अच्छा चलो लिख लो पहले, जब ये कर रहे हो तो फिर देखो। दरअसल देख, वेयर आर क्या है? रेजिस्टेंस। हमारे पास रो क्या है? रेजिस्टिविटी। हमारे पास एल क्या है? लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना। अब हमारे पास जो बात करने वाले हैं वो मेटालिक कंडक्टर की नहीं बात करने वाले हैं। हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। मेटालिक जो बात करना था वो एक ही बार जो शुरू कर लिए थे वही हमारे पास काफ़ी है। अब पूरी बात किसके लिए करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए। क्लियर? अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए अगर बात समझना, ये अगर हमारे पास रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टिविटी को अगर डिफाइन करना होता था तो आप कैसे डिफाइन करते थे कि यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया रहे, तब हमारे पास जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा उसी को रेजिस्टिविटी बोलते थे। 1 सेंटीमीटर लेंथ हो वायर का
और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा वायर के द्वारा वही क्या होगा, रजिस्टिविटी। ये सिंपली ये 1 1 कर देते थे। अब इसी चीज़ को हम बात करने वाले हैं अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में तो लेंथ और हमारे पास क्रॉस सेक्शन नहीं होगा, उसमें क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होगा। अब इलेक्ट्रोड्स को समझना, जैसे ये हमारे पास एक स्क्वायर है, क्यूब है, जिसको क्यूब ना नजर आ रहा हो वो अपने कॉपी में ऐसा बनाए कि उसको नजर आए, यहाँ पे नजर ना लगाए। हमने यहाँ बताया तुम्हारे कॉपी में नजर आना चाहिए। हमने एक टास्क दिया था घर जाके फोटो भेजना, तुमने तो नहीं किया। अभी हम बोले ना कि जो पूछना होता है वो नहीं पूछोगे, फालतू का जरूर पूछोगे। अब यहाँ से समझना, अगर इसका हाइट 1 सेंटीमीटर, इसका ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट सब अगर हम 1 सेंटीमीटर कंसीडर करें, 1 सेंटीमीटर हमारे पास 1 सेंटीमीटर और ये भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से अगर हमारे पास इस इंड को अगर हम इलेक्ट्रोड्स बना दिए, ये दो साइड वाला, जैसे अगर हम इस मान के चलो इस कमरे को अगर एक क्यूब माने, जितना दूर बैठे हो वहाँ तक अगर मानोगे तो क्यूब हो जाएगा। तो अगर क्यूब मानेगा तो इस वाल और इस वाल को हम क्या मान रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोड्स है, और सबका लेंथ क्या कंसीडर कर रहे हैं, 1 यूनिट 1 यूनिट। अगर छोटा करो तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारे पास अगर और बेहतर से अगर इसको इमेजिन करना है तो इसको कलर कर दो। अब देखो किसी भी बैटरी में क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रोड्स होता है और बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। यहाँ पे हमारे पास बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। चलो अब यहाँ से समझना कि अगर हमारे पास R बराबर, अब लिखेंगे ये रो, अब हमारे पास लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, हमारे पास ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन कितना होगा 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यहाँ पे ये हम यहाँ फिट कर सकते हैं कि बैटरी का जो इलेक्ट्रोड्स है, बैटरी का जो इलेक्ट्रोड है उसका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है 1 सेंटीमीटर। तब सौदागर किसका ख्याल? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स है उसके बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोड्स का एरिया कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम निकालो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब बराबर कितना ml 1 ml। 1 लीटर कर रहा था तू, बहुत अच्छा, तरक्की करोगे। IIT से सीधा MIT। मैया क्या बोल सकते हैं, कुछ सुना था मैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें जाएगा तू। चलो यहाँ से देखो, यहाँ पे अब हमारे पास समझना कि इसमें अब हमने इलेक्ट्रोलाइट्स भरा, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स जो होगा उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रोड्स के बीच भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो अगर इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भरा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml। तो 1 ml के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी। क्या बात समझ में आया? 1 ml यही तो हो गया ना, R इज इक्वल्स टू रो। तो ये लेंथ अगर 1 है और एरिया भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर, तो अगर हमारे पास कोई भी टाइप का सेल हो तो इसी टाइप का होगा। तो अगर हमने क्यूब बनाया तो उसका वॉल्यूम कितना आया हमारे पास, यूनिट पर रखने पर 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम वॉल्यूम में चेंज करें ml में तो 1 ml होगा। तो या तो बोलो 1 सेंटीमीटर क्यूब के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा, या उससे बेहतर है 1 ml,
कि 1 ml के द्वारा कितना हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा एक इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा, वही उसका क्या होगा, रजिस्टिविटी। क्या बात समझ में आया? तो ये तो बात यहाँ आ जाएगा, छोटा करेंगे तो आ जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफर बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर लिख लेना 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। रेजिस्टेंस ऑफर बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml of electrolytic solution is known as resistivity। अब यहाँ पे वापस आना, थोड़ा सा हो गया आपस में बहुत बात कर लेते हो तुम लोग तुरंत। अब यहाँ से देखो हमारे पास, अच्छा यहाँ पे इसकी यूनिट बात की है, यहाँ पे यूनिट इसकी बात नहीं की है। यहाँ पे कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? अरे ओम है, ऊपर ले जाओगे तो पर ओम हो जाएगा, पर ओम होगा। अब इसी चीज को उल्टा भी लिखा जा सकता है, महू और महू। अरे ये क्या है, ये पावर -1 है, पावर -1 है, तो इसी चीज को उल्टा भी लिख दोगे तो वही चीज है, महुआ नहीं है जो तुम लोग बोलना चाह रहे हो। अब यहां से देखो, ठीक है, और कुछ, अच्छा यहाँ पे एक और यूनिट बोला जाता है, इसका एक और यूनिट होता है, किसी को पता है? साइमन, एस से इंडिकेट करेंगे। हाँ, गो बैक अगर हो जाएगा तो तुम्हारा भी गो बैक हो जाएगा। यहाँ से देखें, अब इस केस में, अच्छा नहीं ठीक है, इस केस में हमारे पास देखना, हमारे पास यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो R इज इक्वल्स टू रो, हमारे पास L/A था। अब यहाँ से देखो हमारे पास, अच्छा यहाँ पे अगर हम रजिस्टिविटी को डिफाइन कर दें, नहीं छोड़ दो, इसमें फिर फंस जाओगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, R रो इज इक्वल्स टू R L और A, ये शायद में लिख लेना। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, रो का रेजिस्टेंस का ओम, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास ओम, रेजिस्टेंस का ओम हो गया। क्या रो अगर हमारे पास है तो R और सॉरी A बाय हमारे पास L आ जाएगा, तो ये ओम हो गया। ऊपर हमारे पास एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास लेंथ मतलब सेंटीमीटर, इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर -1, एक घटेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ओम